सबसे पहली चीज अपने पास आती है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस। पहले मैं इसकी डेफिनेशन छोटी सी लिख रहा हूं, फिर इसको समझाता हूं। कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस। अगर मान लो हमारे पास कोई एक कंडक्टर किसी भी शेप का हो सकता है, वो कंडक्टर, ठीक है, लेट अस से कुछ इस टाइप का कंडक्टर है। मैं जैसे इस पे चार्जेस दूंगा, तो मैंने लास्ट टाइम भी एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी बताई थी कि जितना भी हम चार्ज देंगे वो सारा कहां जाएगा? इनसाइड दी कंडक्टर चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? जीरो। जितना भी चार्ज होता है वो सारा का सारा आउटसाइड जाएगा। मेक श्योर अगर चीजें याद है तो साथ साथ आंसर भी करेंगे। तो ये अपने पास आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, जितना चार्ज होगा वो सारा का सारा आउटसाइड। अब दिक्कत क्या होती है इसमें, जैसे हम चार्ज को कंडक्टर को चार्ज देंगे तो उसके आसपास के जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी यहां पे एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, वो डायपोल्स फॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे। अगर यहां पे पॉजिटिव है, यहां पे एक डायपोल, यहां पे एक एयर का मॉलिक्यूल है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे और पॉजिटिव पॉजिटिव को दूर भेज देंगे। क्या होगा अगर इस कंडक्टर को मैं चार्ज देता रहूंगा, हमेशा के लिए चार्ज देता रहूंगा? तो तीन केसेस हो सकते हैं। एक केस ये हो सकता है कि इसके जो पॉजिटिव चार्जेस वो यहां से लीक करना स्टार्ट कर दे, इस कंडक्टर से बाहर जाना स्टार्ट कर दे चार्ज, पहला केस। दूसरा हो सकता है कि अगर मैं इस कंडक्टर को एक्सेस में चार्ज दे दूं, बहुत सारा चार्ज दे दिया, तो ये जो हमें यहाँ पे डायपोल्स दिख रहे हैं, ये डायपोल्स ब्रेक होने स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब एयर मॉलिक्यूल के जो आसपास एयर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो आयोनाइज होना स्टार्ट होंगे, टूटने स्टार्ट हो जाएंगे। और तीसरा सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर मैं इस कंडक्टर को एक्सेस में चार्ज देता रहूंगा तो एक समय ऐसा आएगा, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था इलेक्ट्रिक प्रेशर के बारे में। इलेक्ट्रिक प्रेशर, जैसे जैसे चार्जेस बढ़ेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक प्रेशर बढ़ेगा। मतलब इस पार्ट पे बाकी की बॉडी प्रेशर लगाना स्टार्ट होगी, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा प्रेशर, जिस प्रेशर की वजह से ये बॉडी ही एक्सप्लोड कर सकती है। समझा? इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट अ लिमिट जिसमें हम किसी कंडक्टर को चार्ज दे सकते हैं सेफली। उसी लिमिट को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस। वरना तीन केसेस हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्जेस लीक कर सकते हैं लाइक नीट पेपर, सेकंड हो सकता है डायपोल्स ब्रेकडाउन, और तीसरा हो सकता है बॉडी में एक्सप्लोड। देश को साथ लेके चलना चाहिए बेटे। एंड फाइनली कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज, बाय द वे मैं बात करूं एक आइसोलेटेड कंडक्टर की। आइसोलेटेड कंडक्टर का मतलब हम बात कर रहे हैं सिर्फ इस बॉडी की और इसके आसपास कुछ भी नहीं है पूरे यूनिवर्स में, तो कैपेसिटेंस डिफाइन की जाती है Q बाय V। बाय द वे मैंने V लिखा तो है, लेकिन ये लिखा हुआ V माइनस जीरो। क्या फर्क पड़ता है V माइनस जीरो लिखने से? तो हम यहां पर डिफाइन कर रहे हैं कि जीरो पोटेंशियल कहीं एग्जिस्ट करता होगा। और बता सकते हो पोटेंशियल जीरो कहां होता है? नहीं, पोटेंशियल बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी पे होता है, ध्यान रखना। तो हम यहां पे एज्यूम करके चलेंगे कि अगर एक आइसोलेटेड कंडक्टर है तो ये V की जगह V माइनस जीरो है, ऑल दो हम ऐसे लिखेंगे। और अगर दो कंडक्टर होते तो एक ये रहा कंडक्टर और दूसरा ये रहा कंडक्टर, इस पे है पॉजिटिव चार्ज बहुत सारा और इस पे है नेगेटिव चार्ज, कुछ इस तरीके से। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करती है, हमें पता है। यहां पे है पॉजिटिव पोटेंशियल, यहां है नेगेटिव, मतलब यहां है हायर पोटेंशियल, यहां है लोअर पोटेंशियल, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चलोगे तो पोटेंशियल कम होता है, तो यहां हायर यहां लोअर। अब कैपेसिटेंस कैसे लिखे? ये दो कंडक्टर की कंबाइंड, तो ऐसे लिखते Q डिवाइड बाय V हायर माइनस V लोअर। ध्यान रखेंगे हमारे ज्यादा काम का ये दूसरे वाला ही होगा, क्योंकि हमें यहां पे आइसोलेटेड कैपेसिटर की जगह हमें पढ़ना होता है ऐसे टू कैपेसिटर, टू अलग अलग कंडक्टर्स के कॉम्बिनेशन को। तो हम हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस का यूज करने वाले हैं। बेटे आज के बाद तुम लोगों से कभी भी पूछा जाए कि कैपेसिटेंस का कोई फॉर्मूला बताओ, तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये रहा, Q बाय V। ये किस पे डिपेंड करती है कैपेसिटेंस? चार्ज पे या पोटेंशियल पे? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ। ये डिपेंड करती है मटेरियल की प्रॉपर्टीज। समझ आ रही? जो भी ये कंडक्टर होगा, सॉरी, इसकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेंगी, इसके रेडियस पे, इसके मटेरियल पे एंड अप टू सो ऑन। कुछ कंफ्यूजन है यहां तक? इसकी रेशियो पे डिपेंड करेगी, बिल्कुल सही।
यहां तक कुछ कंफ्यूजन किसी को? अगर मान लो कभी पूछ लिया गया कि निकालो जरा कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीयर, आइसोलेटेड स्फीयर, बस इतना सही है। इससे पहले कि मैं आइसोलेटेड स्फीयर बताऊं, एक दो फॉर्मूलाज हैं बेटे जो हमें ध्यान रखने होंगे। अभी अगर मैं नेक्स्ट कुछ 15-20 मिनट में पूछ लूं तो तुम बताने लायक होने चाहिए, ठीक है? अगर कभी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, तो V का फॉर्मूला बेटे याद रखना E इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? जिसमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड फैली हुई हो। समझ आ रही सभी को? और दूसरी चीज पहले ये याद रख लो, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुई तो, बाय द वे यहां पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहा हूं मैं, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुई तो हम ध्यान रखेंगे V हायर माइनस V लोअर इंटीग्रेशन E dr cos थीटा। दिस इज द फॉर्मूला। बाय द वे हम पहले यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, इसलिए वही ध्यान रखेंगे। अगर मैं तुमसे कभी भी पूछ लूं कि जरा एक शीट की वजह से बताना इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, तो ये मैंने बताई हुई है। बताओ अगर इसकी सिग्मा डेंसिटी दी है तो इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करती थी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। लास्ट टाइम भी बताया था, पीछे भी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है जितनी आगे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहां पे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। कुछ कंफ्यूजन? अब आते हैं मेन, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर। एक ही स्फीयर पड़ा हुआ है, तो अगर मान लेते हैं ये रहा वो स्फीयर, इसकी रेडियस गिवन है r और कुछ भी नहीं दिया हुआ। बता सकते हो एक स्फीयर की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता? पोटेंशियल ड्यू टू अ स्फीयर, लास्ट टाइम लास्ट चैप्टर में कराया था, सरफेस पे, तो k q डिवाइड बाय r। बिल्कुल सही। यहां पे r रेडियस है, बिल्कुल सही। और यहां पे अगर मैं कैपेसिटेंस निकालना चाहूं तो कैपेसिटेंस का क्या बताया अभी? आइसोलेटेड है, तो Q डिवाइड बाय V, मतलब Q डिवाइड बाय K Q बाय R। Q से Q कैंसल, तो बन जाएगा R बाय K, या फिर K क्या होता? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो तो ऊपर चला जाएगा। दैट इज दी। और अगर मान लो कोई मीडियम भी फिल कर दिया हमने इसके आसपास, तो एप्सिलॉन r भी आ जाएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू रेडियस। ध्यान रहेगी बेटे, इसमें ना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ, कैलकुलेट दी कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। तो कैसे निकालें कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ? रेडियस पुट कर दो। क्या होती है रेडियस ऑफ अर्थ? 6400 किलोमीटर्स, ऐसी होती है ना? ठीक है, किलोमीटर को मीटर में भी कर लेना, बस ये ध्यान रखनी थी बात हमें। समझ आ रही है? किसी को कुछ कंफ्यूजन? ठीक है, मैं एक कैलकुलेशन करके दिखाने वाला हूं जो सीबीएसई के सिलेबस में है, विच इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बाकी स्फेरिकल सिलिंड्रिकल के सिर्फ हम फॉर्मूलाज ही लिखेंगे, ध्यान रखना। हो गया यहां तक? नोट्स आए होप के लेके आए हो, जो नहीं लिख रहे चीजें तो अपने नोट्स में एडिट करते रहना, कोई न्यू बात मिलेगी तो। हो गया, चलो आगे बढ़े। तो अपने पास नेक्स्ट आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पूरे चैप्टर में पढ़ना भी हमें यही। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमें इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है। तो एक ये रही प्लेट कुछ इस तरीके से, ये दूसरी प्लेट है, यहां पे एक बैटरी कनेक्ट की गई है ऑफ पोटेंशियल V, और कुछ चार्ज यहां से यहां पे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, लेट अस से इस पे है पॉजिटिव चार्ज और इस पे है नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में डिस्टेंस है d। बता सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी या नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म ही होगी, एक से निकल रही दूसरे में जा रही, कहीं कम ज्यादा है ही नहीं, है ना? तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट कितनी होगी? इनसाइड द प्लेट्स कोई बता सकता है? बीच में एक प्लेट की वजह से क्या बताई थी अभी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये रही पॉजिटिव की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव की वजह से कहां होगी? फिर से इसी की तरफ। पॉजिटिव की वजह से दूर होती है और नेगेटिव की वजह से अपनी तरफ होती है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमसे कोई पूछता नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम बोलते सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट विच इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कंफ्यूजन है यहां तक? सिग्मा का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय A, बिल्कुल सही। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होता है? C इक्वल टू Q बाय V। यहां तक पहुंचना हमें, V तो पता नहीं,
तो क्या कोई तरीका पता है जिसे ई से वी में जा पाए? अभी बताया पिछली स्लाइड में, ई से वी में जाने के लिए ये रहा सबसे पहला, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डी। ई की वैल्यू हमें पता लगी Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। हर एक स्टेप अच्छे से समझ लेना, जहां दिक्कत लगे रोक देना, ठीक है। और अगर मैं पूछूं और नहीं बता रहा तो घूसा लगेगा एक, समझ आ रही है तो पूछ लेना बेटे। कैपेसिटेंस इज गिवन बाय, क्या आएगा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला? C इक्वल टू Q बाय डेल्टा V। तो Q बाय डेल्टा V की वैल्यू पुट करो तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, दैट इज द फॉर्मूला। फिर से अगर कोई मीडियम होता क्या करते? तो एप्सिलॉन आर लगा दो साथ में, ठीक है। मेक श्योर एक चीज जो मैं बताने वाला हूं नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस के लिए ध्यान रखेंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या था, क्या किया हमने इसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। दूसरा काम हमारा होता है पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिफॉर्म होगी तो ये तरीका कर दो, नॉन यूनिफॉर्म हुई तो कुछ ऐसा मैंने बता रखा है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट स्टेप, दूसरा स्टेप होता है V हायर माइनस V लोअर इंटीग्रेशन ई डी आर कॉस थीटा, और तीसरा स्टेप होता है C इक्वल टू Q बाय V हायर माइनस V लोअर। 3 स्टेप्स और कोई भी कैपेसिटेंस हम निकाल सकते हैं, ध्यान रखना। बाकी के मैं फॉर्मूलाज लिखवाने वाला हूं, समझ आ रही है। पहला स्टेप हमने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस। हमारे पास और भी कुछ तरह के कैपेसिटर्स होते हैं जिनके सिर्फ फॉर्मूलाज हम करने वाले हैं और कुछ भी नहीं। लिखे होंगे तो अच्छी बात है, वरना नोट कर लेना उन्हें। बढ़े आगे? चलो, तो नेक्स्ट अपने पास है कैपेसिटेंस ऑफ वेरियस कैपेसिटर्स, वेरियस टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। अगर मान लो 2 स्फीयर्स हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा दूर पड़े हुए हैं, एक ये रहा और एक इतनी दूर, तो इनकी अगर हमें कैपेसिटेंस लिखनी पड़ जाए कुछ इस तरीके से, पहले की रेडियस दी हुई है R1, दूसरे की रेडियस दी हुई है अगर R2, और इनके बीच में बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस है, L इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, ये L है अगर, तो L इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R1 R2, दोनों से बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। ध्यान रखेंगे ये पहले टाइप का है। दूसरा टाइप अपने पास आता है स्फेरिकल कैपेसिटर। ऊपर भी 2 स्फीयर ही थे लेकिन वेरी फार अवे। दूसरा स्फेरिकल कैपेसिटर है कि एक कैपेसिटर के अंदर, एक स्फीयर के अंदर दूसरा स्फीयर है, एक की रेडियस दी हुई है R1, दूसरे की दी हुई है अगर R2, तो कुछ इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बाय R2 माइनस R1। बस बीच में माइनस है और कुछ भी चेंज नहीं है, इतना ध्यान रखेंगे। तीसरा है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। अगर एक सिलेंडर है और उसके बीच में, मतलब उसके बाहर दूसरा सिलेंडर है, कुछ इस तरीके से, एक की रेडियस गिवन है R1, दूसरे की गिवन है R2, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L या 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L बाय log R2 बाय R1। 4th टाइप अपने पास अभी अभी मैंने कराया ही था, विच इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर 2 प्लेट्स कुछ इस तरीके से पड़ी हुई ऐसा, तो इसे हम बोलेंगे C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अगर मैं तुमसे कभी भी पूछूं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, इट्स स्टिल सेम, C इक्वल टू Q बाय V।
अगर मैं तुमसे पूछूं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये 4 नंबर, तो तुम बोलोगे एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ये 2 ही हैं अपने पास मेन। समझ आ रहा है? बढ़ो जल्दी, यहां तक हो गया। बाकी बेटे फॉर्मूलाज ध्यान रखना साथ साथ, तभी करने में कुछ फायदा होगा। ये सारे सीबीएसई बेटे, जो वायर्ड नहीं था वो मैंने काट दिया इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे बढ़ रहे हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर के बीच में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, नेक्स्ट हम वो देखने वाले हैं। अगर मान लो कभी भी हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया गया है, जो कि अब हमारे पास होगा भी, हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को। तो अगर एक दे रखा है प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, एक पे दे रखा है नेगेटिव चार्ज। अगर हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है और मान लो उसमें एक पे पॉजिटिव चार्जेस है, एक पे नेगेटिव चार्जेस है, इसके प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड फिल है, तो ध्यान रखेंगे कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटे एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर हम कभी भी कैपेसिटर की बात करेंगे तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक मैंने ऐसा भी तो चीज करा दी अब तुम लोगों को, याद है हमने ईएमआई में पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इसे इंडक्टर बोलते हैं। इंडक्टर के अंदर भी एनर्जी स्टोर्ड होती है, बट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखना, जस्ट ऐसे ही बता रहा हूं। अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इंडक्टर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और रेजिस्टेंस के अंदर क्या होता है फिर? क्या रेजिस्टेंस के अंदर एनर्जी स्टोर होती है? आंसर इज नो, उसमें तो वेस्ट होती है, डिसिपेट होती है इन द फॉर्म ऑफ, याद करो दिमाग से, नहीं, यहां एनर्जी डिसिपेट इन द फॉर्म ऑफ हीट। याद है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग? ठीक है। क्या ऐसा कोई कैपेसिटर बना पाना पॉसिबल है जिसके अंदर रेजिस्टेंस हो ही ना, हीट ही ना प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता। बना तो वो भी वायर से ही है ना, वायर तो इसमें भी यूज होंगी। ध्यान रखना बेटे इन सारी चीजों का। क्लियर है यहां तक? तो मैं एनर्जी के बारे में बता रहा था। अगर तुमसे कभी पूछ लिया जाए इसका पोटेंशियल है V, इस पे चार्ज है Q, या इसका कैपेसिटेंस है C, तो बताओ इस पे चार्ज कितना स्टोर होगा? चार्ज स्टोर्ड ऑन प्लेट। अपने पास तो एक ही फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का, विच इज C इक्वल टू Q बाय V। तो उस हिसाब से Q क्या आ जाएगा? CV। अगर हमसे कोई पूछ ले जरा वर्क डन भी बता दो, तो कोई वर्क का फॉर्मूला पता है पिछले चैप्टर से? वर्क डन बाय बैटरी। नहीं बेटे, पोटेंशियल के टर्म्स में, जब भी बैटरी कनेक्ट होती है ना, वर्क डन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, थोड़ा सा पास पहुंच गए हो। हाँ, दोबारा? नहीं बेटे, वो तो टॉर्क नहीं होता है ना। हाँ बेटे सही बोल रहा हूं। W इज इक्वल टू Q डेल्टा V। ये नहीं सुना कभी भी? वैसे ये पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन की थी हमने। अगर चार्ज को बहुत स्लो लेके आओ, याद आया कुछ? डेल्टा V का तो पता नहीं, लेकिन हम इसको QV लिख रहे हैं यहां पे। तो Q की वैल्यू ऊपर से पुट करेंगे तो आंसर बनेगा CV²। वैसे तुम लोगों ने ऐसा कभी फॉर्मूला देखा CV² जैसा? तुम लोगों ने हाफ CV² तो सुना होगा, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, लेकिन ये वर्क डन बाय बैटरी है। मतलब बैटरी जितना भी वर्क करेगी उसका हाफ स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। समझा? तो अगर मैं लिखना चाहूं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, वो ये नहीं है, ये तो वर्क डन बाय बैटरी है। तो ध्यान रखना बेटे, इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट लगे नोटबुक के टॉप पे लिखा करो। तो अगर मिले, पूछा जाए कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो हम लिख के आएंगे U इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी, जो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, इनटू में वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी का मैंने लास्ट टाइम फॉर्मूला बताया था कुछ ऐसा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। याद आया किसी को ऐसा फॉर्मूला?
एनर्जी डेंसिटी का। और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू लेंथ या एरिया इंटू डिस्टेंस, ऐसे ही होता है। ये तो नहीं लग रहा हमारा वो हाफ CV स्क्वायर जैसा वैसा बनाना है, क्या करें? क्या कोई E का फॉर्मूला है जो V में बदल दे इसको? अभी बताया था E इक्वल टू या V इक्वल टू ED, तो E क्या आ जाएगा? V बाय D, मतलब V स्क्वायर बाय D स्क्वायर। देखना इससे कुछ फायदा हुआ? एक D से D कैंसिल हुआ, ये क्या चीज बचेगी? एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ये तो घूम फिर के हम कहां पे पहुंच गए? ये तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, मतलब हाफ CV स्क्वायर, यही तो चाहिए था। समझ आया? सबसे पहले हमने क्या किया? वर्क डन बाय बैटरी। ध्यान रखेंगे आज के बाद अगर हमें क्वेश्चन दिया उसके 4 पार्ट हैं, उसमें से एक पार्ट पूछ लिया गया कि वर्क डन बाय बैटरी निकालो, बैटरी CV स्क्वायर करेगी और स्टोर कितनी होगी एनर्जी? हाफ CV स्क्वायर। हमसे एनर्जी डिसिपेटेड पूछ लिया कि एनर्जी वेस्ट कितनी हुई, माइनस कर दो। समझ आया? ठीक है, बढ़िया। इसके और भी वेरिएशन बनाए जा सकते हैं फॉर्मूला के, वो मैं नेक्स्ट बताता हूं। ये सब कुछ तो लिखा होगा यहां तक, आगे बढ़े। एनर्जी के बेटे 3 फॉर्मूला हो सकते हैं, एक हाफ CV स्क्वायर, एक होता है Q स्क्वायर बाय 2C और तीसरा हाफ QV। मोस्टली हम पहले 2 फॉर्मूलाज यूज कर रहे होंगे। कोई बता सकता है पैरेलल कॉम्बिनेशन जो मैं नेक्स्ट कराने वाला हूं उसमें क्या सेम रहता है? पैरेलल में पोटेंशियल या वोल्टेज, तो मतलब ये फॉर्मूला लगाएंगे हम फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। और ये सीरीज में क्या सेम रहता है? अरे कैपेसिटर में चार्ज, और ये एक जनरल फॉर्मूला है लास्ट वाला हाफ QV। ठीक है, ध्यान रखेंगे इन चीजों का। नेक्स्ट हमारे पास आता है हीट डिसिपेशन। जैसा भी मैंने बताया है, कितनी एनर्जी वेस्ट हो गई कोई बता सकता है? बैटरी ने कितना काम किया था? CV स्क्वायर। एनर्जी स्टोर कितनी हुई कैपेसिटर में? हाफ CV स्क्वायर, क्योंकि एक ही कैपेसिटर था। अगर 50 कैपेसिटर होते तो, अगर 50 कैपेसिटर्स होते और सारे के सारे पैरेलल में लगे हैं, याद है पैरेलल का फॉर्मूला? सिंपल प्लस होता है इसमें और सीरीज का रेसिप्रोकल का सम, तो उसके हिसाब से एनर्जी निकालते और यहां लिखा जाता। समझ आया? तो मैं यहां पे हाफ CV स्क्वायर नहीं लिखने वाला हूं बेटे, मैं यहां लिखूंगा हीट डिसिपेशन इज इक्वल टू वर्क डन बाय बैटरी, जो कि हमें पता है होता है CV स्क्वायर के बराबर, माइनस एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अगर एक कैपेसिटर होता तो मैं हाफ CV स्क्वायर लिख देता, लेकिन जरूरी थोड़ी है एक कैपेसिटर होगा, कितने भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने एक जनरल फॉर्मूला लिख दिया बेटे। न्यूमेरिकल्स के लिए ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। वर्क डन बाय बैटरी CV स्क्वायर और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर डिपेंडिंग ऑन कितने कैपेसिटर किस तरह से अरेंज्ड है उसके अकॉर्डिंग हम यहां पे लिखने वाले हैं। कुछ कंफ्यूजन है यहां तक? सभी को क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फोर्स ऑन अ प्लेट ऑफ कैपेसिटर। मैं यहां लिख रहा हूं फोर्स ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर। अगर मान लो हमारे पास 2 प्लेट्स हैं, अभी अभी मैंने 2 मिनट पहले तुम लोगों को बताया था कि अगर हमारे पास यहां पे एक प्लेट है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है और यहां एक प्लेट है जिस पे नेगेटिव चार्ज है, तो बताना एक प्लेट की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? अभी अभी बताया था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एक प्लेट की वजह से। मैं क्यों देख रहा हूं एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड? क्योंकि मैं फोर्स निकालना चाहता हूं, फोर्स ऑन वन ड्यू टू अनदर। एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएगी। तो क्या तुम लोगों को कोई फोर्स का फॉर्मूला याद है इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में? बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में F इक्वल टू QE।
चार्ज इसका, चार्ज खुद का, और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से आएगी। मतलब अगर मैं इस पे देखना चाहूं फोर्स, तो चार्ज इसका खुद का क्यू मान लेते हैं अभी, और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से आएगी, कितनी आ रही है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या तुम बता सकते हो मैं चार्ज को सिग्मा में या फिर सिग्मा को चार्ज में बदल सकता हूं? कैसे? सिग्मा का फॉर्मूला Q बाय ए, मतलब Q स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। बेटे ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वैसे ये क्वेश्चन जो मैं नेक्स्ट बताने वाला हूं रेयर ही है, बट अगर आ गया, एक मान लो स्प्रिंग है, उसके साथ एक कैपेसिटर प्लेट है, नीचे मैं खुद से लेके आ गया दूसरी कैपेसिटर प्लेट, तो बताओ इसमें एक्सटेंशन कितनी होगी स्प्रिंग में? यहां पे है पॉजिटिव चार्ज कैपेसिटर की प्लेट पे, और यहां है नेगेटिव चार्ज। तो बताना जरा कितनी एक्सटेंशन हो जाए, कितना स्प्रिंग खिंच जाएगा, वो हमें बताना है। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला याद है किसी को? सिर्फ kx, वो एनर्जी का होता है। और कैपेसिटर प्लेट कितना फोर्स लगाती है एक दूसरे पे? Q स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखना, ये जो फोर्स होगा स्प्रिंग पे लगने वाला, ये इक्वल होने वाला है कैपेसिटर पे लगने वाले फोर्स के इक्वल। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, एंड एक्स यहां से एक्सटेंशन आ जाएगा, वो एक्सटेंशन जितना ये स्प्रिंग खिंच जाएगा और खिंचने के बाद रुक जाएगा, ठीक है, वो एक्सटेंशन यहां से निकाली जा सकती थी। कुछ कंफ्यूजन बेटे किसी को? सभी को क्लियर है? बढ़िया बात है। नेक्स्ट चलते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। नाउ इट्स योर टर्न। मेरे समझाने वाला काम यहीं तक था, अब मैं बहुत सारे सर्किट्स कराने वाला हूं, और हम ट्राई करेंगे कि जितने सर्किट मैं कैपेसिटर के करा रहा हूं, साथ साथ थोड़ा थोड़ा रेजिस्टर को भी समझते जाएंगे, ठीक है। जब मैं रेजिस्टर का काम कराऊं तो उसमें हमारा आधे से ज्यादा काम ऑलरेडी हो चुका हो। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पहले एक बार समझ लो, फिर मैं सर्किट्स बना के देता हूं। सबसे पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, किसी को याद है क्या होता था फॉर्मूला? ये अगर C1 दिया, ये C2, ये V, तो 1 बाय सी इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। और रेजिस्टर में उसमें सिंपल प्लस होता है। और अगर मैं यहीं पे पैरेलल की भी बात कर लूं, तो ये अगर पैरेलल में दिए हुए हैं तो C इक्वलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। क्या सेम रहता है सीरीज में? चार्ज रिमेन सेम। अगर चार्ज सेम है दोनों में, तो बताना जरा मैं ये प्रूफ कैसे कर सकता हूं ये चीज? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बनेगा? सॉरी, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? Q बाय V। तो V का क्या आएगा? V इक्वल टू Q बाय C। अब ध्यान से सोच के बताओ, अगर यहां पे V पोटेंशियल है, हमेशा ध्यान रखना बैटरी के रास्ते में चलते चलते कैपेसिटर आ जाए, इंडक्टर आ जाए, या रेजिस्टर आ जाए, तीन चीजें अपने पास, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, हमेशा पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, पोटेंशियल रिड्यूस होगा। मान लेते हैं V पोटेंशियल दो पार्ट में डिवाइड हो गया, V1 V2। एक बात की हम गारंटी दे सकते हैं कि हम V1 V2 को मिलाएंगे तो आंसर कितना आएगा? V ही आना चाहिए, मैक्सिमम अवेलेबल ही उतना है। और अगर यहां पर तीसरा कैपेसिटर लगाता तो उसी हिसाब से डिवाइड हो जाता, V1 V2 V3। दैट मींस अगर मैं V1 प्लस V2 को प्लस कर दूंगा तो आंसर कितना आएगा? V। अभी अभी तुम लोगों ने फॉर्मूला बताया था क्या होता पोटेंशियल का? Q बाय C। V1 के लिए Q बाय C1, Q बाय C2। क्या तुम्हें दिख गया प्रूफ इसका होता हुआ? देखो Q कॉमन लेके कैंसल, यहीं तो पहुंच गए। एक ही लाइन में हमने प्रूफ भी कर दिया ये फॉर्मूला। तो अगर एग्जाम में इसका प्रूफ पूछ लिया जाए तो मेक श्योर बीच में 2-3 लाइन घुसेड़ के इसको थोड़ा सा प्रूफ भी कर दो। सिमिलरली पैरेलल में क्या सेम रहता है? पैरेलल में पोटेंशियल रिमेन सेम, लेकिन क्या अलग होता है दोनों में? चार्ज अलग होगा, मतलब यहां Q1 है या Q2 है। लेकिन एक बात फिर से गारंटी दे सकते हैं, अगर बैटरी से Q चार्ज निकला है तो ये Q1 Q2 को प्लस करेंगे, आंसर कितना आएगा? Q। Q का फॉर्मूला CV, C1V
प्लस में C2V, फिर से तुम लोगों को प्रूफ होता दिख रहा है, V कॉमन लेके आ गया, कितना इजी सा था प्रूफ। कंफ्यूजन है यहां तक? बस ये बातें बेटे ध्यान रखना, पैरेलल में क्या सेम है, सीरीज में क्या सेम है, मेक श्योर इतनी बातें हमेशा ध्यान रखनी है। अगर मान लो n कैपेसिटर्स आ गए सीरीज में, क्या करोगे? आंसर बताओ। n कैपेसिटर्स इन सीरीज, यहां लिख रहा हूं, n कैपेसिटर्स इन सीरीज, ईच ऑफ कैपेसिटेंस C। हाँ बताओ क्या कह रहे हो? तो ऐसा हो जाएगा ना 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, कितनी बार? n टाइम्स। तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? वैसे तो 1/C इक्विवेलेंट आएगा n/C, लेकिन उल्टा भी करना होता है, दैट इज बाय C/n। और अगर n कैपेसिटर्स इन पैरेलल आ जाए तो इन पैरेलल, तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा NC। बेटे डायरेक्ट भी ध्यान रख लोगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है? कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लो, यहां तक क्लियर है? 2-3 क्वेश्चन से इसको निपटाने वाले हैं, दिमाग में रखना ये बातें क्वेश्चन को करते हुए। अगर मान लो एक कैपेसिटर कुछ ऐसे दिया हुआ है, इसी से ही हम सारा कुछ समझ सकते हैं। बैटरी दी हुई है 100 वोल्ट, ये दिया हुआ है 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड। बताना है पहला पार्ट C इक्विवेलेंट। बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं तो जल्दी से बता देना। C इक्विवेलेंट, ये दोनों तो पैरेलल में दिख रहे होंगे, तो कितना आया? 7। देखते हैं, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/7, 14/9। किसी का कुछ अलग भी आ रहा है क्या? किस बात के लिए? ये दो पैरेलल में सिंपल प्लस सीरीज में रेसिप्रोकल का सम। जाग जाओ बेटे, जरूरत है देश को तुम्हारी। क्यू नेट बताओ बेटे, कितना चार्ज फ्लो कर रहा होगा बैटरी से, बताना। हमें तो चार्ज का फॉर्मूला पता ही नहीं, हमें तो कैपेसिटेंस का पता है। क्या होता है? C इक्वल टू Q बाय V। तो Q का क्या बन जाएगा? C तो हमें पता है यहां से 14/9 इंटू 100, तो कितना बना? 1400/9 माइक्रोकूलम। थर्ड पे चलते हैं। बोला गया है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ट्राई करेंगे कि एक ही क्वेश्चन से सब कुछ ही सीख लें जितना अभी तक किया है, ठीक है? चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ईच कैपेसिटर। और फोर्थ पार्ट है पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर। एक बात बताना जरा, सीरीज में क्या सेम रहता है? सीरीज में चार्ज सेम रहता है ना। तो तुम्हें नहीं लगता यहां से कितना चार्ज गया बैटरी से? टोटल 1400/9, तो यहां कितना पहुंचेगा? 1400/9। तो इसको तो चार्ज वैसे ही पता लग गया। मतलब चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर में पता लग गया 1400/9। तो तुम्हें नहीं लग रहा कि यहां का पोटेंशियल तो हम ऐसे ही निकाल देंगे? अब कितना आएगा पोटेंशियल 2 माइक्रोफैराड पे? पोटेंशियल का फॉर्मूला, अगर चार्ज का है CV तो V का क्या होगा? Q/C। तो Q कितना है? 1400/9 और C कितना है? 2 माइक्रोफैराड। तो आंसर आ रहा है 700/9। देखना तुम लोग का यही आ रहा है। कुछ पूछना है तो साथ साथ पूछते चलना।
या क्लियर है यहां तक? ठीक है, क्या आसान होगा दूसरी चीज निकालना इन दोनों में से? पोटेंशियल या चार्ज? क्या लगता है? पोटेंशियल आसान है, चलो करके देखते हैं। ये दोनों कैसे लग रहे हैं? पैरेलल में क्या सेम रहता है? तो एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को एक ही बना देते हैं। अगर ये दोनों एक ही बन जाए, मतलब इन दोनों को सॉल्व कर ले, तो कितना आ जाएगा? 7। यहां से अगर चार्ज गया है 1400/9, तो इन दोनों पे मिला के कितना चार्ज जाएगा? 1400/9। तो हमें पता लग गया कैपेसिटेंस है कितनी? 7, और चार्ज इन पे जा रहा है 1400/9, तो पोटेंशियल कितना होगा? फिर से Q/C लगाओ, तो आंसर आना चाहिए 200/9। लेकिन ये किस पे होगा बेटे 200/9? दोनों पे होगा, मिला के नहीं, दोनों पे इंडिविजुअल। पोटेंशियल रिमेन सेम, जितना ऊपर है उतना ही नीचे भी होगा। इसका मतलब है पोटेंशियल एट 3 माइक्रोफैराड, पोटेंशियल एट 4 माइक्रोफैराड, बोथ विल बी सेम एंड इक्वल टू 200/9। अब हमें इस पे पोटेंशियल पता है, इस पे भी पोटेंशियल पता है, तो क्या चार्ज निकाल सकते हैं? और मुझे ये सोच के बताओ, क्या चार्ज सेम होएगा या अलग अलग? इस बार अलग होगा। कितना आएगा? चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैराड, चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैराड। चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैराड, चार्ज का फॉर्मूला CV। C तो हमें पता है 3 और V हमें पता है 200/9, तो कितना हो गया? अरे डिवाइड में 9 ही रखो बेटे, कैलकुलेशन में आसान रहेगा। और दूसरा 4 पे कितना होगा? 800/9। दोनों को मिला के इन पे कितना चार्ज होना चाहिए था? 1400/9। क्या आ रहा 1400/9? ओ यार 8 और 6 14, ठीक तो है। खत्म नहीं हुआ लेकिन क्वेश्चन अभी। 5th पार्ट लिखो, वर्क डन बाय बैटरी। नेक्स्ट पार्ट है वर्क डन बाय बैटरी। कितना होगा? अभी अभी फॉर्मूला बताया था वर्क डन का, जल्दी याद दिलाओ। चला जा बेटे घर इस बोलने के बाद इसको। तुम्हें वर्क डन बाय बैटरी नहीं अभी तक याद हुआ? ये कितना लिखा हुआ है? CV²। C क्या होगा यहां पे? ध्यान से सोच के बताओ। ये बैटरी कितने कैपेसिटर्स को संभाल रही है? तो C इक्विवेलेंट लिख देना बस यहां पे, इतना सही कहना चाह रहा हूं। 14/9 इंटू में CV², 100 का स्क्वायर। अगर मैं पूछ लेता एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर, बताना कितनी आएगी? अब तो सब कुछ ही पता है कैपेसिटर का, हमें चार्ज भी पता है, पोटेंशियल भी पता है, कैपेसिटेंस भी पता है, तो कोई भी फॉर्मूला लगा दो और इन तीनों की एनर्जी निकालना, इसमें कितनी स्टोर होगी जल्दी से। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, उससे लगा दो, ½ CV² से कर दो। पूरी प्रॉपर कैलकुलेशन करके बेटे मुझे बताना है अच्छे से, क्योंकि मेरे को इसका एक लास्ट पार्ट भी कराना है विच इज एनर्जी डिसिपेटेड, जिसमें हम इनको माइनस करते थे। U1 U2 U3 Q²/2C लगा सकते हो बेटे, या ½ CV² लगा सकते हो, तुम्हारी मर्जी, बस मुझे आंसर बता दो। 0.6765 10 की पावर। ओए और किसी ने नहीं निकाला क्या? बट कोई नहीं, सेकंड वाला निकाला, करो जल्दी करो। दूसरे वाले पे चार्ज था 600/9। कैलकुलेटर यूज कर सकते हो अभी के लिए, क्योंकि अभी हम जल्दी में है थोड़ा सा। और ये भी माइक्रो में आएगा, कहीं सोच रहे हो तुम लोग?
C2 3 माइक्रोफेराड। 1 माइक्रो से माइक्रो कटेगा चार्ज वाला, और यह आंसर आना चाहिए था 36 डिवाइड बाय दिस, नहीं 36 बाय 81 बाय 6 10 की पावर 4, और उससे अगला आएगा 600 के बाद कितना था 800 बाय 9, 2 इंटू 4 जो कि बनेगा 6400, मतलब 64 बाय 81, 2 इंटू 4 इंटू 10 की पावर 4। बताना ये वाला कितने आ रहे हैं? ये हो जाएगा 6, यहां से ये 32, 8, 6 बाय 8 10 की पावर 4, 8 डिवाइड बाय 81 10 की पावर 4। 6 बाय 8 का मतलब क्या हुआ? 6 बाय 81, सॉरी 6 बाय 81 मतलब 0.074। फिर तो उसमें भी बेटे एक और जीरो आनी चाहिए, वो ऊपर वाला भी गलत होगा, फिर 0.0 होगा फिर वो। और नेक्स्ट वाला कितना आ रहा है? 8 बाय 81, ये वाला भी देखियो बेटे एक बार, क्यू स्क्वायर बाय दिस, तो ये बनेगा, एक पूछा तुम लोग से है ना, कोई भी फर्क नहीं पड़ता बेटे, 1400 बाय 9 बाय 2 इंटू C1 2 माइक्रोफेराड, 196 बाय 81 और 4 इंटू 10 की पावर 4, जो कि हो जाएगा 4 के टेबल में 196 आता है क्या? आता है कितने पे? 49 बाय 81 10 की पावर 4, देखना कितना आएगा? 0.604। यही आ रहा है क्या? 604। पहले कितना लिखा था हमने? 0.65, मतलब ठीक ही है। तो इस हिसाब से हम देखें तो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड। टोटल एनर्जी कितनी बनी इस हिसाब से? सबको प्लस कर दो, 10 की पावर 4 कॉमन, बाकी को बेटे एक बार प्लस करना, 0.604 प्लस 0.074 एंड 0.098 माइक्रोजूल। दिस इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। बैटरी ने कितना काम किया था ये भी बताना। 14 बाय 9 कितना होता है बस इतना बता दो। 10 की पावर 4 तो है 1.55। इसका मतलब है हमने सारी कैलकुलेशन कर ली, बैटरी ने इतना काम किया है और एनर्जी स्टोर इतनी हुई है। वैसे तुम लोग अगर ध्यान से सोच रहे हो तो इसका आधा कितना होगा? 1.55 का 1.5 का आधा कितना होता है? 0.7 समथिंग। तुम्हें लग रही है यार, हमने सोचा भी यही था वैसे, है ना, कि जितना भी बैटरी वर्क करता है उसकी आधी एनर्जी स्टोर हो जाती है कैपेसिटर्स में। तो सही है। फिर तो अगर हमसे पूछा जाता फाइनल पार्ट, इसका 7th नंबर पार्ट पूछा जाता कि बताओ एनर्जी डिसिपेटेड, तो क्या फॉर्मूला होता है एनर्जी डिसिपेटेड का? वर्क डन बाय बैटरी माइनस एनर्जी स्टोर्ड। बस आधा ही आ जाता लगभग। कुछ कंफ्यूजन? एनीवन? बढ़े आगे? ठीक है। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर्स आएंगे। मैंने जितनी भी चीजें मैं पूछ सकता था मैंने सारी इसमें पूछ ली हैं। तो अगर आज के बाद सीरीज पैरेलल का कोई क्वेश्चन देखना हो इसको देख लेना। जितने भी डिफरेंट क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं वो सारे हमने कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स पे। जैसे आज से पहले मैंने तुम्हें यह कराया था कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल कैपेसिटर्स। दिखाता हूं कैसे से दिखते हैं।
याद है किसी को ऐसे ऐसे कैपेसिटर्स? बस इतना ही है। याद है? ऐसे भी कराए गए थे क्वेश्चंस। इसके लिए मैंने क्या बताया था? इन टाइप के क्वेश्चंस के लिए क्या करते हैं हम? कुछ ऐसा गिवन, बिल्कुल सही। सबसे पहले क्या करेंगे? ये जो कॉर्नर वाली वायर्स होती हैं, सिंपल छोड़ दो इसको, इसको ऐसे ही रहने दो, कर दी। और जितनी भी बीच में होती हैं वायर्स, कॉर्नर वाली को छोड़ के जितनी बीच में होती है उनको दो पार्ट में स्प्लिट कर दो। बीच में तो एक ही है, उसको स्प्लिट कर दिया। अब मुझे बताओ ये जो ए पॉइंट है ये किससे कनेक्टेड है बेटे? ये लास्ट की दो प्लेट्स से, तो कर देते हैं लास्ट की दो प्लेट्स को, कर दिया कनेक्ट। और ये बी पॉइंट किससे कनेक्टेड है? बीच की प्लेट से, लो इसको भी कर दिया कनेक्ट। बताना जरा ये सीरीज में है दोनों या पैरेलल में है, किस तरह से है? क्या लिख दिया? एक बार सोचते हैं आराम से बैठ के, ठीक है? हाँ, अबे दो ही तो कैपेसिटर है। कैपेसिटर और रब हो गया थोड़ा सा। हाँ, क्या हुआ? अरे नहीं नहीं, ये पैरेलल वायर्स पड़ी होती हैं बेटे, इसके बीच में तो सीरीज भी हो सकता है, ठीक है? सीरीज में है बेटे, अभी तो बताया ही नहीं। अगर ये ए पॉइंट, तो यहां कितना आएगा पोटेंशियल? ए। और अगर यहां ए है तो यहां भी कितना आएगा? यहां बी है तो यहां कितना पोटेंशियल आएगा? बी। इस कैपेसिटर के अक्रॉस, दिख रहा है ये वाला कैपेसिटर बेटे सबको? इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है? ए बी। इसके अक्रॉस कितना है? कब होता है पोटेंशियल सेम? पैरेलल में। तो दोनों पैरेलल में, हम इसको ऐसे बना सकते हैं। हमेशा पैरेलल में नहीं होगा, इसमें पैरेलल में हम इसको ऐसे भी बना सकते थे। अगर ये सी है, ये सी है, तो आंसर कितना आएगा? सॉरी, मैंने इसको फिर क्या कर रहा हूं? तो सी इक्विवेलेंट आ जाएगा 2C। वही लास्ट वाले इधर आइए सेकंड पे, सरदार जी। अरे आ तो, आ जा सचिन, इसके साथ आ जा। हाँ, घर ही चला जाइए उसके बाद। चला भाई, अब आवाज ना आ जाए तुम लोगों की। टाइम देखिए, बाद में ढूंढना पड़ता फिर ये सब। 53। समझ आया? एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, लेकिन इस बार खुद से डिकोड करना, सीरीज पैरेलल वगैरह। ये है पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट। मेरे पास 3 ही क्वेश्चन है तो उसी में ही समझना हमें। फोर्थ प्लेट, थर्ड प्लेट, ये फोर्थ प्लेट। फर्स्ट और थर्ड आपस में कनेक्टेड है। सेकंड के साथ एक पॉइंट है ए, थर्ड फोर्थ के साथ एक पॉइंट है बी। कहा गया है फाइंड सी इक्विवेलेंट। बस इतना ही, उसे नेक्स्ट वी में बना ही देता हूं। तुम लोग ये करो, खुद से फाइंड आउट करो सीरीज है या पैरेलल। कर लिया सभी ने ट्राई? कॉर्नर की जो प्लेट्स होती हैं सेम रख दो। हम लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं, हम ये नहीं बना रहे। और बीच वाली जो 2 प्लेट है उनको 2 पार्ट में ब्रेक किया। ऐसा कॉर्नर वाली सेम, बीच वाली को स्प्लिट। आपस में तो कनेक्टेड ही रहेंगी जिन्हें स्प्लिट किया है। अब मुझे बताओ ये वायर किससे कनेक्टेड थी? फर्स्ट से और थर्ड से। फर्स्ट तो ये रहा और थर्ड यहां पे। ये ए पॉइंट किससे कनेक्टेड है? सेकंड से। और बी पॉइंट किससे कनेक्टेड है? फोर्थ से। बस वही लिखो, वो ए बी सी जो अभी अभी सिखाया था।
इस प्लेट के अक्रॉस यहां पे होगा ए, यहां होगा ए, इस प्लेट के अक्रॉस यहां होगा बी। अगर यहां पे मैं सी मान लूं और यहां बी, कितना होगा उस हिसाब से? अब सोचो जरा कि सीरीज है या पैरेलल है क्या? इसमें एसी एसी है, मतलब ये दोनों कैसे हो गए? पैरेलल। फिर इसके साथ सीरीज। समझा? ऐसे सोचते हैं बेटे। कर लोगे? नेक्स्ट वाला बता दो अब खुद से। वही वैसे सिंपल सी कैलकुलेशन ही बता दो इतने में तो। ये सी है, ये सी है कैपेसिटेंस, तो सी और सी का 2C, और इसके साथ सीरीज में पैरेलल में सिंपल प्लस, मतलब इसका आंसर आएगा 2C और ये है C। फाइनल आंसर कितना आना चाहिए? 1/2C प्लस 1/C विच इज रेसिप्रोकल वगैरह करके 2C/3। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट खुद से करना है बेटे। कौन सा करा? हाँ, सीरीज पैरेलल सोच लें। सारे नहीं सीरीज में होंगे बेटे, सारे सीरीज हैं। मुश्किल ही लग रहा है कि सारे सीरीज में। बीच वाले दो को स्प्लिट करते हैं। पहले और लास्ट वाला कुछ इस तरीके से, और बीच में ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। अगर ये ए और बी है तो उस हिसाब से ये पॉइंट है सी, तो ये भी पॉइंट होगा सी। ये और ये कैपेसिटर जिसको मैं शेड कर रहा हूं थोड़ा सा, ये तुम्हें सीरीज में लग रहे हैं या पैरेलल में? सीरीज में। तो मैं इनको थोड़ा ऐसे बना देता हूं। ये रहा वो ए पॉइंट जो हमें डायग्राम में दिख रहा है, ये रहा बी पॉइंट, और ये रहे वो दो कैपेसिटर जिनको मैंने थोड़ा पास में बना दी। अब सोचना सीरीज पैरेलल कौन सा कॉम्बिनेशन है? ये दोनों किस में है? और ये वाला, ये बेटे इसके साथ पैरेलल में आएगा। तुम्हारे सामने ही है। लो मैं ए और बी को थोड़ा इधर शिफ्ट कर देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये रहा ए पॉइंट, ऐसे है ये कॉम्बिनेशन। समझ आया? ये वाले दोनों सीरीज और इसके साथ पैरेलल में। तो इसका मतलब है हमें बड़े केयरफुली यहां पे देखना होगा कि कोई भी कैपेसिटर अगर साथ में एक ही बार से कनेक्टेड है तो वो होंगे हमारे पास सीरीज में, और फिर उसको पहले सॉल्व कर लो सीरीज वाले को। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हटा के मुझे एक ही कैपेसिटर बना देना चाहिए था। इसको हटा के कुछ इस तरीके से एक ही कैपेसिटर बना दो, कॉर्नर वाले को हटा के, और उसके बाद सॉल्व कर लेते। ये रहा ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। बाकी दोनों को मैं सॉल्व कर चुका हूं तो मैंने यहां बना लिया। अब देख के पता लग रहा है कि ये दोनों पैरेलल में है ना? ऐसा कुछ और क्वेश्चन भी मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, उसको तब कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन पे, विच इज दिस वन, केवीएल के क्वेश्चन। केवीएल क्या बताता था हमें? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। मतलब अगर हम कभी भी एक क्लोज लूप में देखें तो क्लोज लूप में नेट पोटेंशियल कितना होता है? इन अ क्लोज्ड लूप नेट पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। जरा बताना पोटेंशियल का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस। सी का फॉर्मूला Q/V, और सी का फॉर्मूला क्या होता है? Q/V। तो V का क्या आ जाएगा? Q/C, सॉरी Q/C, ठीक है, कुछ इस तरीके से। किसी को कुछ कंफ्यूजन है यहां तक? ये तो KVL हो गया। एक KCL हम पढ़ते थे पहले, बस वो होता था किरचॉफ्स करंट लॉ। यहां पे हम किरचॉफ्स करंट लॉ नहीं पढ़ते हैं। हम यहां पे मान के चलते हैं नेट चार्ज एट जंक्शन इज 0। वहां क्या बोलते थे? नेट करंट एट अ जंक्शन इज 0। जितनी करंट एंटर हो रही है उतनी करंट एग्जिट भी हो जाएगी। बताया था ऐसा कुछ? बस यहां पे करंट की जगह हमारे पास क्या आ गया? चार्ज। इसका मतलब है अगर कभी भी हमें इस तरीके से 3 प्लेट दिखाई दी, कुछ इस तरीके से
हमें 3 कैपेसिटर्स दिखाई दिए, तो ध्यान से समझ लेना जो बताने वाला हूं। ये जो एक पॉइंट है हमारे पास जिससे 3 कैपेसिटर कनेक्ट हो रहे हैं, इसके साथ ही कनेक्टेड प्लेट्स, ये जो प्लेट्स हैं इन पे टोटल मिला के चार्ज पता कितना होगा? 0। किसी 2 पे हो सकता है पॉजिटिव, तो तीसरे पे क्या होगा? नेगेटिव, सच दैट टोटल चार्ज एट अ जंक्शन इज 0। समझ आ रहा है? मैं इसको यूज करके दिखाता हूं एक क्वेश्चन में, और साथ साथ ही बनाना है बेटे। चार्ज का फॉर्मूला होता है CV या C डेल्टा V, ये भी ध्यान रखना। चार्ज Q इक्वल टू C डेल्टा V। एक क्वेश्चन बनाते हैं फिर उससे समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मान लो हमें कुछ ऐसा दे रखा है, एक कैपेसिटर, ये दूसरा, ये दे रखा है 4 माइक्रोफैराड, ये 8 माइक्रोफैराड, ये 2, ये 2, ये 8। क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं? क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं? बैलेंस्ड याद है कैसा होता था? इसकी रेशो कितनी है? ये है 4/8 विच इज 1/2, 2/8 बनी तो नहीं बात, इसका मतलब नहीं है ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसके लिए हम ये वाला तरीका लगाएंगे बेटे जो यहां लिखा था। मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज करेंगे ये वाला, ये चार्ज वाला मेथड, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? देखो मैं करके दिखाता हूं इसका यूज। यहां पे अगर पोटेंशियल है 100 तो बता सकते हो यहां कितना जाएगा? 100, तो उस हिसाब से यहां कितना जाएगा? यहां कितना जाएगा? 0, क्योंकि मैंने बताया था 100 का मतलब होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। अगर तुम लोग यहां पे लिखते 110 तो यहां कितना लिखना होता? 10, ताकि माइनस करके 100 बन जाए। सबसे इजी क्या होता है? यहां 100 लिख दो, यहां पे 0, उस हिसाब से बताना यहां कितना है। यहां 100 है तो यहां भी 100, यहां भी 100। तब तक सेम पोटेंशियल आता है जब तक बीच में कोई कैपेसिटर, रेजिस्टर, बैटरी ये सब ना आ जाए। यहां 100 है तो यहां कितना होगा? पता नहीं, x मान लेते हैं। अगर यहां 100 है तो यहां पे x नहीं मान पाएंगे बेटे, क्योंकि अगर यहां x है यहां x आ सकता है, यहां y लाना पड़ेगा क्योंकि कैपेसिटर आ गया बीच में। यहां 0 है तो यहां पे 0, यहां 0 है तो यहां पे 0। अभी बताया था एक जंक्शन पे टोटल चार्ज कितना होता है? 0। इसका मतलब है मैं चार्ज लिख के दिखाता हूं तुम्हें। चार्ज का भी क्या फॉर्मूला बताया था? C डेल्टा V। इस पे कितना चार्ज होगा? C डेल्टा V। हमेशा बड़ा किसको मान के चलेंगे हम? X को। पहला कैपेसिटर इसके साथ कनेक्टेड था, उसको निपटा दिया। दूसरा वाला ये रहा, किसको बड़ा मान के चलेंगे? X को। तो 2 इंटू एक्स माइनस वाई। इस तीसरे वाले में लिखते हैं 2 इंटू एक्स माइनस 0, और टोटल पोटेंशियल, टोटल चार्ज इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 0। एक जंक्शन पे चार्ज 0 होता है। नीचे वाले पे लिखेंगे तो क्या है? इस बार y को बड़ा मान के चलना है, तो क्या बनेगा? पहला 8 इंटू वाई माइनस 100, दूसरा 8 इंटू वाई माइनस 0, और यहां पे है तो y डोमिनेट करेगा, मतलब 2 इंटू वाई माइनस एक्स। वी आर ऑलमोस्ट डन। x और y की वैल्यू निकालो, फिर कुछ भी पूछा जा सकता है, हम सब कुछ निकाल देंगे। अगर मान लो x और y की वैल्यू आ गई और तुमसे पूछ लिया गया जरा बताना चार्ज ऑन दिस 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, कैसे बताओगे? अगर हमें इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है, इसकी कैपेसिटेंस पता है, तो चार्ज कैसे बताएं? एक ही फॉर्मूला आता है हमें तो, Q इक्वल C इक्वल टू C इज इक्वल टू Q बाय V, निकल जाएगा चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता लग जाएगा जैसे हमें x मिला। पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटेंस अगर हमें पता है तो Q का फॉर्मूला हो जाएगा CV, आंसर निकल जाएगा। इसका पूछोगे चार्ज, वो भी हम निकाल देंगे, किसी का भी पूछ सकते हैं आप। समझ आया? ये क्वेश्चन में तो मैंने तुम लोगों को करके दिखाया, नेक्स्ट में तुम करोगे। हाँ, कौन से वाला? ये इक्वेशंस कैसे बनाई एक बार फिर से समझ लो बेटे, नेक्स्ट तुम करके दिखा देना। एक x और y हमने माना है, ये सारे समझ आ गए जो पॉइंट्स लिखे हैं। हमें चार्ज लिखना है। इस पॉइंट के साथ कितने कैपेसिटर कनेक्टेड है? 3, एक पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। चार्ज का फॉर्मूला C डेल्टा V, मतलब C
डेल्टा वी एक्स माइनस 100। हमेशा एक्स को बड़ा मानना है। यहां के लिए लिखेंगे तो सी डेल्टा वी, इसके लिए लिखना है तो सी डेल्टा वी, एक्स को हमेशा बड़ा मानना है, ठीक है। नीचे के लिए लिखते हैं वाई को हमेशा बड़ा मानना है, सी डेल्टा वी। इधर के लिए फिर से 8 y माइनस 0, फिर से 2 y माइनस एक्स। जब यहां थे तो x को बड़ा माना था तो x माइनस वाई करा था, यहां से कर रहे हैं तो y को बड़ा मानना है तो y माइनस एक्स। इनको सॉल्व करके x भी आ जाएगा, y भी आ जाएगा, फिर तो हमसे कुछ भी पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन में और हम बता देंगे। समझा? मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं इससे रिलेटेड, लेकिन तुम लोगों को करना है। चलो देखो बेटे, कुछ इस तरीके से बनेगा। यहां पे 100, यहां पे 100, ये 0, ये 0, ये x, ये y, कुछ इस तरीके से। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो पहली इक्वेशन के लिए x को बड़ा मानना है तो 2 इंटू एक्स माइनस 100 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 0 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस वाई। दूसरी इक्वेशन बननी चाहिए थी 1 इंटू वाई माइनस एक्स प्लस 1 इंटू वाई माइनस 100 प्लस 9 इंटू वाई माइनस 0। देखना सेम बनी है या कुछ अलग है? एक एक पार्ट मैच करना उसके साथ। इधर सेम है बेटे, ये ठीक है। दीज आर द टू इक्वेशंस। अब मैं और क्या ही तुम लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता था। मैं पूछ सकता था कि टोटल चार्ज बताओ। मैं ना कुछ ऐसे रैंडम मान के चल रहा हूं, ठीक है। मान लेते हैं इसका आंसर आया, x की वैल्यू आई है 2 और y की वैल्यू आई है 4। सोल्व कर लोगे ना तुम लोग इसको? या फिर x और y ही मान लेते हैं ना इसको थोड़ी देर के लिए। अगर मैं इसको x और y ही मान लूं, जो भी आंसर आएगा, मैंने तुमसे नेक्स्ट स्टेप पूछ लिया, जरा चार्ज बताना, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट तुमसे पूछ लिया कि जरा इसका C इक्विवेलेंट बताना। ये दो पार्ट पूछ लिए, वो कैसे करें? टोटल चार्ज और टोटल कैपेसिटेंस, ना तो इसमें कोई सीरीज पैरेलल दिख रहा है, तो उतना मुश्किल है नहीं जितना लग रहा है। देखना, क्या हम इसका चार्ज निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे चार्ज का फॉर्मूला? यहां का अगर चार्ज निकालना पड़ेगा तो CV मतलब 3 इंटू एक्स माइनस 0, एक्स मान लेते हैं। यहां का चार्ज निकालना पड़ेगा तो CV 9 इंटू वाई माइनस 0। हमने निकाला नहीं है एक्स और वाई, अभी निकाल लोगे ना इन इक्वेशन से। अगर हमसे पूछा होता टोटल चार्ज कितना होगा, अरे यहां से कितना आएगा Q1, यहां से कितना आएगा Q2, तो यहां से कितना आएगा दो, यहां से आ रहा है Q1, यहां से Q2, तो बाहर कितना निकलेगा Q1 प्लस कर दो 3x प्लस 9y। अगर हमसे पूछ लिया गया कि जरा कैपेसिटेंस भी बता दो टोटल, क्या होता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला? Q बाय V, टोटल चार्ज बाय टोटल पोटेंशियल। टोटल पोटेंशियल कितना? आंसर आ गया बेटे। दोनों पार्ट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहां से निकाल लेना एक्स और वाई, ठीक है। 50 बार बोलने पे ना एक चीज, एक्स और वाई यहां से सॉल्व करके इसमें पुट करोगे, देन यू विल गेट द आंसर। समझ आया? बड़े ही खतरनाक लोग हैं। कौन से वाला? 3x प्लस 9y कैसे आया? मैंने इसका चार्ज निकाला। चार्ज का फॉर्मूला होता है C डेल्टा V, तो 3x माइनस 0, एक्स और y यहां से निकालना, इसको सॉल्व करके। इसका चार्ज आया 9 इंटू वाई माइनस 0 विच इज 9y। जितना चार्ज यहां से बाहर निकलेगा टोटली तो यहां पहुंचेगा बैटरी तक, है ना। तो इसलिए Q1 प्लस Q2 मैंने वहां लिख दिया। बेटे जितना यहां से निकलेगा उतना ही तो यहां जाएगा पूरे सर्किट में, वो लॉजिक लगाया ना हमने, है ना। कंफ्यूजन? एनीवन? नेक्स्ट टाइप हमारे पास आती है स्विचिंग सर्किट। स्विचिंग सर्किट अभी जैसा किया था हमने, तरीका बिल्कुल सेम ही करने वाले हैं, बस थोड़ा सा ही चेंज। जैसे मान लो एक कैपेसिटर यहां पे है और दूसरा कैपेसिटर कुछ इस तरीके से यहां पे, कुछ ऐसा। अगर मान लो मैं इस सर्किट में इस स्विच को नहीं क्लोज करता, ओपन है ये, तो ये दोनों कैसे हैं? इस वायर का क्या काम हुआ फिर? अगर ये ओपन है तो मान लो ये ब्रेक हो रखी है वायर, तो कुछ भी काम नहीं बचा। तो ये कैसे हैं? सीरीज। ये कैसे हैं? सीरीज, और आपस में कैसे हो जाएंगे? पैरेलल।
फिर तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है। लेकिन अगर मान लो मैं इस स्विच को क्लोज कर देता हूं, वो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है 4822 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड, ये 100 वोल्ट दे रखी। फिर से वही वाला तरीका हम जो करेंगे जो अभी तक कर रहे थे। मान लो इस स्विच को क्लोज कर दिया तो बताना यहां कितना पोटेंशियल हो जाएगा आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। बेटे पहले मेरे को ये बताओ, तुम पक्का समझ पा रहे हो व्हेन स्विच वाज ओपन क्या डिफरेंस था सिचुएशन में? अगर ये स्विच ओपन था तो वायर ब्रेक थी, मतलब ये दोनों कैसे थे? सीरीज, ये दोनों आपस में। वो सिंपल क्वेश्चन था एकदम, अभी भी सिंपल, मुश्किल नहीं हुआ अभी भी। बस वायर को क्लोज करा तो बताना यहां कितना पोटेंशियल 100, यहां कितना 100, यहां पे 0, यहां पे दिस टाइम यहां पे, और यहां पे x ही है ही नहीं बीच में कैपेसिटर, अब तो वायर ही है। समझा? तो इस बार हमें क्या करना होगा? इस बार सिंपल एक ही इक्वेशन बनेगी वो चार्ज वाली, क्योंकि इस बार कितने कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं? एक जो हमने पॉइंट लिखा, हमने खुद लिखा, उसके साथ कितने कैपेसिटर्स कनेक्टेड है बेटे? 4। तो इस बार लिखवाना वही वाली इक्वेशन, इस बार तुम लोग लिखवाना। पहले उधर से स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिखो? बिल्कुल सही बात है। इसका लिए लिखो 2 इंटू, बिल्कुल सही बात है। अगले इसके लिए 2 इंटू, उसके लिए इज इक्वल टू 0। इस बार आसान से है तो मैं सॉल्व करना चाहूंगा इसे बेटे, ठीक है? 4x 2x 2x 8x कितना हो गया? 4 और 4 8, 8 और 8 16। ये हो गया 400 और ये हो गया 800, 1200। x इज इक्वल टू 1200 बाय 16 किसी टेबल पर जाएगा? थोड़ा बढ़ जाओ, 4 पे कितना आएगा? 300, और यहां पे 4 और जाएगा 75। इसका मतलब है इस बार हमें बड़ी आसानी से मिल गया। फिर से मैं तुमसे सेम ही क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, बताना चार्ज। पिछले वाला लॉजिक लगाओ, कहां से देखे चार्ज? ये इनका ही तो देखना है ना। इस पे कितना चार्ज है? चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू CV या C डेल्टा V। तो C दिया हुआ है, डेल्टा V कितना आएगा? x माइनस 0 विच इज 75। पिछली बार हमने x लिखा था क्योंकि हमने सॉल्व नहीं की थी इक्वेशन। कितना आया? 150। ये तो Q1 आ गया, ये आ गया Q1। Q2 कितना आएगा इसका? 2 इंटू एक्स माइनस 0, सेम ही आ गया। तो फाइनल आंसर कितना दिख रहा है? Q नेट। यहां से चार्ज आया 150, यहां से भी चार्ज आया 150, तो जाएगा कितना? 300। कैपेसिटेंस बताओ कितनी आएगी? कैपेसिटेंस का तो एक ही फॉर्मूला पता है हमें, विच इज Q बाय V। Q अभी अभी निकाला, और V कितना है? तो आंसर कितना दिख रहा है? सी इक्विवेलेंट भी आ गया। आसान था ना? दिस इज कॉल्ड स्विचिंग सर्किट। अगर मैं इस स्विच को ओपन रहने देता तो क्या आता आंसर कैपेसिटेंस का? ऐसे करके देखे रैंडम, अभी तो ये आ रहा कैपेसिटेंस का आंसर। अगर मैं स्विच को ओपन कर देता तो ये किसमें? सीरीज। 4 और 2 का सीरीज में कितना आता है? 1/4 1/2 विच इज 4/3। यहां का कितना आता? एक आ गया 4/3, और यह आता 1/8 प्लस 1/2 विच इज 8/5। और फिर इन दोनों को प्लस कर देते। इसका मतलब है अगर हम ओपन सर्किट देखें तो कैपेसिटेंस अलग है, और अगर हम सर्किट को क्लोज कर दें तो कैपेसिटेंस अलग आ रही है। समझ पाए? ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते थे। अगर मैं पूछता वर्क डन बाय बैटरी, लिख देते। अच्छा एक बात बताओ, वर्क डन बाय बैटरी दोनों केस में सेम होता है या अलग अलग?
स्विच ओपन या स्विच क्लोज में सेम होता अलग अलग? अलग होता बेटे, क्योंकि कैपेसिटेंस ही अलग है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? CV स्क्वायर। पहले में C अलग है, दूसरे में C अलग है, तो वर्क डन भी तो अलग अलग होंगे। समझ पा रहे हैं? इसीलिए ये इंपॉर्टेंट केस है। तो ये था हमारे पास स्विचिंग सर्किट। अब मैं बताने वाला हूं, ये हमारे पास बाय द वे होता है चार्ज फ्लोन व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। जब तुम लोग घर जाके PDF देखोगे ना, तो इसमें से देख लेना, ये सारी चीजें लिख लेना। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में एक बात ध्यान रखना, हमने आज तक यही वाला व्हीटस्टोन ब्रिज देखा था ना। कंडीशन याद है? अगर ये C1, ये C2, ये C5, ये C3, C4, तो क्या कंडीशन होती है? इफ C1 by C2 इक्वल टू C3 by C4, तो चार्ज स्टोर्ड। और कैसे बना सकते हैं इस व्हीटस्टोन ब्रिज को, मैं वो कोशिश कर रहा हूं। कुछ ऐसे भी हो सकता है, देखने में अजीब लेकिन सर्किट सेम। This is also Wheatstone bridge. बस बैलेंस है या नहीं है ये ध्यान रखना। अगर तो बैलेंस हुआ फिर तो सिंपल है, और अगर बैलेंस नहीं हुआ तो आज हमने वो भी सीख लिया। देखो अनबैलेंस्ड भी तो कर लिया हमने, है ना। अनबैलेंस्ड भी हमें आता है, हमें बैलेंस भी अब सॉल्व करना आता है। तो ध्यान रखना, एक और तरीके से बनाया जा सकता है बेटे, कुछ इस तरीके से। क्या आज से पहले किसी ने ये सर्किट देखा था जो मैंने आप बनाया? देखा हुआ? फिर ठीक है, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है बेटे, ध्यान रखो। क्लियर है यहां तक? इसके बाद हम चलते हैं इनफाइनाइट लैडर। कराया था ये भी कभी? इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क भी बोल सकते थे, बट कुछ ऐसा। ये अगर हमारे पास एक दे रखा है, ऐसे ही हमारे पास बना रखे हैं बहुत सारे, अप टू सो इनफाइनाइट तक है बेटे। अगर मान लेते हैं इसमें कुछ वैल्यू दे रखी है 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड ईच, सारी ही यही चलती जाए। तो क्या ट्रिक बताई थी इनफाइनाइट लैडर में? मैंने कहा था कि अगर इस पूरे सर्किट को अगर हम x मान लें और उसमें से एक निकाल भी दे सर्किट, क्या फर्क पड़ेगा? पहले हमें पैटर्न नोट करना होता है। ये पैटर्न दिख रहा है तुम्हें बार बार, है ना। तो एक पैटर्न को निकाल दो। अगर मैं एक पैटर्न को निकाल भी दूंगा तो आंसर पे क्या फर्क पड़ेगा? इनफाइनाइट में से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं इसको x मान लूं या फिर c मान लेते हैं, तो ये है 1 1 1। फाइनल आंसर अभी भी कितना आएगा? अगर पूरे की कैपेसिटेंस c है, मैंने उसमें से एक निकाल दिया, तो आंसर अभी भी कितना रहेगा? c। पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये दोनों किसमें? पैरेलल। पैरेलल का फॉर्मूला सिंपल प्लस, तो 1 प्लस c। और फिर तीनों किसमें हो जाएंगे? सीरीज में। तो 1 by 1 1 by 1 1 by 1 प्लस c। फाइनल आंसर अभी भी कितना रहेगा? c। समझ आया? हमें क्या करना होता है, अगर कभी भी इनफाइनाइट लैडर दी हो तो उसमें से पैटर्न ढूंढ लो। जैसे ही पैटर्न ढूंढ लिया हमने, उसको c मान लो, फाइनल आंसर अभी भी c ही रहेगा। ठीक है, ये दोनों पैरेलल और फिर तीनों सीरीज, आंसर अभी भी c ही रहा। ये इसको सॉल्व करोगे ना बेटे, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से c निकाल लेना। नेगेटिव रूट को छोड़ देना और पॉजिटिव रूट को रख लेना। कुछ पूछना है? इसको ड्रॉ कर लेना बेटे PDF से देख के। ठीक है, मेन चीजें देख लो। एक हमारे पास आते हैं सिमेट्री सर्किट। अगर मान लो तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन आ गया, देखने में थोड़ा अजीब लेकिन कुछ इस तरीके से। अब इसको भला कैसे सॉल्व करें? सारी कैपेसिटेंस c दे रखी,
ये तो फर्स्ट लुक में बहुत ही ज्यादा भयानक सा लग रहा है, लेकिन एक सेकंड, नीचे वाले को भूलना है एक बार। अगर नीचे वाले को हम भूल जाएं तो एक कैसी चीज लग रही है? ये तो व्हीटस्टोन है। अगर इनकी रेशो सेम है जो कि है, तो बीच वाले का क्या होता है? इसका तो खत्म, हटा दो इसको। और ऐसे ही अगर ये नीचे वाला व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो ये इनकी अगर रेशो सेम है, तो बीच वाले का क्या होगा? ये भी गायब। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों किस में दिख रहे हैं? सीरीज। ये दोनों, ये भी दोनों सीरीज, फिर आपस में वो तो क्या क्वेश्चन सॉल्व ऐसे करना होता बेटे, ठीक है। कुछ टीचर ऐसे भी इसको सॉल्व करवाते हैं कि यहां पे हम एक लाइन ऑफ सिमेट्री बना लें, फिर इसको ऐसे इसके ऊपर रख दो वगैरह वगैरह। हम नहीं करेंगे, ठीक है। बीच वाले हमने गायब करे, जो बचा हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंग वो हम आंसर लिख देंगे। कुछ यहां तक पूछना है किसी को? क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास आते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन कैपेसिटर्स। अगर मान लो हमारे पास दो कैपेसिटर्स गिवन है, एक कैपेसिटर दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, यहां है 40, यहां -40, या फिर कुछ इस तरीके से। एक कैपेसिटर है 100 की बैटरी से कनेक्टेड है, सॉरी 10 की बैटरी से कनेक्टेड है, 4 माइक्रोफैराड इस पे इसकी कैपेसिटेंस दी हुई है। दूसरा 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, 5 माइक्रोफैराड। जरा मुझे बताओ दोनों पे चार्ज कितना होगा? पहले पे बताओ। कैपेसिटेंस दी हुई है, पोटेंशियल दिया हुआ है, तो चार्ज कितना होगा? चार्ज का फॉर्मूला CV, मतलब कितना आया? 40 आ गया। तो यहां 40 और यहां -40, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव। समझ आया क्या कर रहे हैं बेटे? इसमें बता, 5 × 20 100 आ गया, तो यहां पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव। अब ध्यान से समझना मेन चीज, अगर मान लो मैंने इन दोनों कैपेसिटर को भर लिया, एक में 40 एक में 100 है, इन दोनों कैपेसिटर्स को बैटरी से हटाया और इनको एक साथ कनेक्ट कर दिया कुछ इस तरीके से बेटा। ये है 40, ये -40, ये है हमारे पास 100, ये है -100। हमें पूछा गया है जरा इनके इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना। अब ये कैसे बताएं? पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। मैंने बेटे लास्ट टाइम, अब मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही तुम्हें बताया था, ये प्लस है, ये माइनस है। प्लस मतलब हायर पोटेंशियल, माइनस मतलब पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है यहां पे, और यहां पे दूसरे वाले में पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो यहां पे भी पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है, यहां भी पोटेंशियल का ड्रॉप है, यहां भी पोटेंशियल का ड्रॉप है। इसका मतलब अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल है V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल है V2, तो टोटल पोटेंशियल खराब कितना होगा हमारा, सॉरी पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा? यहां V1 यहां V2, तो टोटल पोटेंशियल अगर पूछा होता, ये अगर x पॉइंट है ये y पॉइंट है, तो Vx - Vy पूछा होता हमसे, तो हम लिख देते V1 + V2, कुछ इस तरीके से। समझ आ रहा है? अगर मान लो इसमें हमारे को पोटेंशियल दिया होता 10 या 20, तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना आता दोनों के मिला के? अगर इसके अक्रॉस 10 है, इसके अक्रॉस 20 है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाता? 30, या 30 लिख देते। पक्का समझ आ रहा है? बस हमें ये देखना होता है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब ड्रॉप, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब ड्रॉप। अगर ऐसे लगाता तो 40 -40 -100 100। अब बताना आंसर क्या आएगा? ये x, ये y। अभी क्या होगा? 40 -40 मतलब पोटेंशियल का ड्रॉप, -100 + 100, ये तो लोअर से हायर है, यहां तो नहीं ड्रॉप होगा। इसका मतलब इसका पोटेंशियल क्या लिखेंगे? 10, और इसका पोटेंशियल लिखेंगे -20, तो आ जाएगा -10। दैट इज द आंसर। समझ आया? अगर कब पहले हमें यह देखना होता है कि हायर से लोअर जा रहे हैं तो पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा, पोटेंशियल वेस्ट होगा। लोअर से हायर जाएंगे तो उसको नेगेटिव में लिख दो, बस इतनी सी ही बात है। लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर्स।
कैपेसिटर की प्लेट में अगर कभी भी हम डाई इलेक्ट्रिक डालने वाले हैं तो क्या होगा? ये रही हमारे पास कैपेसिटर और इसके बीच में इंसर्ट हम करने वाले हैं कुछ इस तरीके से डाई इलेक्ट्रिक। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पैरेलल प्लेट के लिए मैंने अभी अभी बताया था, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी। लेकिन अगर कभी भी एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जिसका कांस्टेंट के दे रखा है या एप्सिलॉन आर दे रखा है तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए डिवाइड बाय डी, या फिर इसकी जगह के लिख लेते हैं वर्ड। तो कैपेसिटेंस कितनी बढ़ जाती है डाइलेक्ट्रिक से? के टाइम्स। ध्यान रखना, इस पे नहीं मेनली क्वेश्चन आते। मेनली क्वेश्चन आने वाले हैं जो मैं नेक्स्ट बताने वाला हूं तुम लोगों को। इफेक्ट ऑफ इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। जैसे केस 1 है, ध्यान से समझेंगे। अगर कभी भी एक कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में मैं डाई इलेक्ट्रिक को फिट करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उसके साथ बैटरी कनेक्टेड है। और दूसरा केस है जब बैटरी कनेक्टेड नहीं है। दो ही केस बनने वाले हैं। तो हम अगर देखें, सबसे पहले अगर एक बैटरी कनेक्टेड है तो चार्ज पे, सबसे पहले कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? अभी अभी मैंने बताया था कि बैटरी कनेक्टेड हो चाहे बैटरी कनेक्टेड ना हो, एक चीज फिक्स्ड है, अगर कभी भी हम डाई इलेक्ट्रिक डालेंगे तो कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ती है। तो कैपेसिटेंस हो जाएगी के टाइम्स सी। समझ आ रहा है? अगर हमने बैटरी कनेक्ट की हुई है, बैटरी का काम ही क्या होता है? पोटेंशियल को मेंटेन करके रखना। इसका मतलब है पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं डाई इलेक्ट्रिक डाल दूं या ना डालूं? पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बताओ चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इक्वल टू Q बाय V। अगर कैपेसिटेंस बढ़ रही है K टाइम्स, सोच के देखो, कैपेसिटेंस बढ़ रही है, V पे कोई चेंज नहीं है, तो चार्ज बढ़ेगा कितना? K टाइम्स। ये भी बढ़ जाएगा। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा? इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। सोचते हैं बेटे एक बार। इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई फॉर्मूला पोटेंशियल के टर्म्स में? VD नहीं, V बाय पोटेंशियल सेम, इसके बीच का डिस्टेंस सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम। एक चीज रह गई बस, पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला सोचो कोई पोटेंशियल एनर्जी का। एक हाफ CV² हो सकता है, उसे करके देख लेते हैं। हाफ CV²। V पे क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ भी नहीं। C पे क्या फर्क पड़ रहा है? K टाइम्स बढ़ रही है, तो U K टाइम्स बढ़ेगा। समझ आया? इस पे आते हैं। मैंने बताया बैटरी कनेक्टेड हो चाहे ना हो, कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ता है? KC। इस बार ध्यान से सोचना, चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा? जब भी हम किसी कैपेसिटर की प्लेट में डाइलेक्ट्रिक को डालते हैं तो उसकी कैपेसिटी बढ़ती है, लेकिन कहां से लाएं एक्स्ट्रा चार्ज? कहां पे भेजें एक्स्ट्रा चार्ज? है ना, इसके साथ तो बैटरी नहीं कनेक्ट, यहां से यहां चार्ज जा नहीं सकता, कहीं से चार्ज आ नहीं सकता, तो चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा? इस बार कुछ भी नहीं। अगर चार्ज सेम है, कैपेसिटेंस पे फर्क पड़ रहा है, तो देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा पोटेंशियल पे। बताना। पोटेंशियल बढ़ रही है K टाइम्स, चार्ज सेम है तो ये कम हो जाएगा। कितना? अगर ये K टाइम्स बढ़ रहा है तो ये K टाइम्स, तो V बाय K बोलना चाहिए हमें। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा? अभी अभी तुम लोगों ने फॉर्मूला बताया था बेटे, V इक्वल टू ED। अगर V कम हो रहा है K टाइम्स तो E कम होगा K टाइम्स। और लास्ट है पोटेंशियल एनर्जी। कोई फॉर्मूला? हाफ CV² लगा के देखोगे, C बढ़ रहा है K टाइम्स, लेकिन V कम हो रहा है K टाइम्स, V² है, तो
खुद से सोचते रहना आराम से बैठ के, ये भी कम होगा के टाइम्स। ठीक है, ये हमारे पास आते हैं इसकी पहली कैटेगरी। समझ आया यहां तक? और दूसरी और फाइनल ये आती है कि अगर मान लो ये हमारे पास एक कैपेसिटर की प्लेट है, इसके बीच में अगर मैं पार्शियली फिल्ड डाल दूं एक प्लेट, तो क्या होगा? इसका डेरिवेशन भी आ जाता है, तो मैं ब्रीफली बताने वाला हूं। हम कैसे करते थे इसके डेरिवेशन को, अभी 3 स्टेप्स बताए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, दूसरा पोटेंशियल निकालो, और तीसरा कैपेसिटेंस निकालो। बताना इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी अगर इसकी विड्थ मैं मान रहा हूं t, टोटल इसकी विड्थ दे रखी है d, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर कितनी होती है? प्लेट्स की वजह से, 2 प्लेट की वजह से, सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नोट। 2 प्लेट है इसलिए मैंने प्लस कर दिया। अगर इसको मैं चार्ज के टर्म्स में लिखना चाहूं तो Q बाय ए एप्सिलॉन नोट। बताना इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम कितनी होती है? ध्यान से सोच के बताना बेटे। सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नोट, कुछ चेंज आएगा? एप्सिलॉन आर या फिर के आएगा, जो कि बन जाएगा Q बाय ए एप्सिलॉन नोट के। हो गया पहला काम खत्म, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। दूसरा काम क्या था? पोटेंशियल निकालो। पोटेंशियल का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। बताना कितने डिस्टेंस पे फैली हुई है एयर इसके बीच में? बिल्कुल सही, d माइनस टी। कितने एरिया, कितनी जगह पे फैला हुआ है मीडियम? कितनी थिकनेस है इसकी? t। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करते हैं Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी। इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम हो जाएगा Q बाय ए के एप्सिलॉन नॉट टी। कॉमन क्या आ रहा है? Q बाय ए एप्सिलॉन, तो d माइनस टी प्लस t बाय के। समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं? तीसरा स्टेप क्या था? 2 हो गए। तीसरा स्टेप कैपेसिटेंस निकालो। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q बाय V, मतलब Q डिवाइड बाय ए एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी बाय के। Q से Q कैंसल हुआ। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ partially filled dielectric inside the plates of capacitor। अगर ये प्लेट पूरी तरह से भरी होती बीच में, क्या फर्क पड़ता? ये तो हो गया पार्शियली फिल्ड, इस पे न्यूमेरिकल में वैल्यूज आएंगी, वैल्यूज वगैरह पुट करना तो आंसर भी निकल जाएगा। लेकिन अगर ये पूरी की पूरी फैली होती प्लेट, तो क्या करते? पूरी फैल गई, DOT को मतलब अगर ये हमारे पास प्लेट है, इसके बीच में पूरा ही डाइलेक्ट्रिक फैल रखा है ये, तो क्या करते? D और T को इक्वल रख दो, बस इतना ही करना है। ठीक है, और अगर मान लो ऐसा आ जाता तो ये एक मीडियम दे रखा है K1, ये एक मीडियम दे रखा है K2। अब बताना क्या करते? मान लेते हैं ये दिया हुआ है हमें d/2, ये दिया हुआ है d/2, एरिया दोनों का सेम है। क्या करें? तो मैंने इन क्वेश्चंस में बताया था बेटे, इसे हम ना 2 कैपेसिटर्स मान लेंगे अलग अलग। पहले वाले को मान लो कैपेसिटर C1 और दूसरे वाले को मान लो C2। तो बताना पहले वाले की वैल्यू क्या आएगी? C1 की क्या होता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला? एप्सिलॉन नॉट K1 A डिवाइड बाय कितना डिस्टेंस है? d/2। दूसरे वाला आएगा एप्सिलॉन नॉट K2 A डिवाइड बाय d/2। और दोनों किस में दिख रहे हैं बेटे? ये सीरीज में, क्योंकि एक भी अगर खराब हो गया तो पूरा सर्किट खराब हो जाएगा। ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, और सीरीज का फॉर्मूला 1/C1 प्लस 1/C2। वैल्यूज पुट कर लेना तो आंसर भी बन जाएगा। ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अगर मान लो यही ऐसा दिखाई देता हमें, अगर 2 प्लेट्स हैं उसके बीच में ये लगाओ, ये K1 ये K2। अब क्या करें?
अब अगर मान लो एक खराब हो भी गया, अगर मान लो ऊपर वाला खराब हो गया, तो नीचे पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें लिखो एप्सिलॉन नॉट, इस बार एरिया कम हो रहा है बेटे, डिस्टेंस सेम है, तो इस बार भी इसकी कैपेसिटेंस लिखो, इसकी कैपेसिटेंस लिखो, और दोनों क्या हो जाएंगे? सिंपल प्लस। पैरेलल में सिंपल प्लस होता है, ये ऐसे वाला सर्किट बन जाएगा। समझ आ रहा है? एंड द फाइनल इसका ये कुछ ऐसा, ये K1, ये K2, ये K3। अब कैसे सॉल्व करोगे? ऊपर वाले सीरीज और नीचे वाले पैरेलल, कुछ इस तरीके से कर दो। ऐसा सर्किट है बेटे, और क्या ही बन सकता है इसमें? कुछ नहीं बन सकता और इसके अलावा। ये क्या है? ये दोनों किस में लग रहे हैं? बस खत्म नहीं आगे इतने में। 2 घंटे की कैपेसिटी थी तुम्हारी, कैपेसिटर पढ़ने आए हो तुम लोग। ये दोनों किस में? पैरेलल। ये दोनों आपस में, इतनी कैपेसिटी थी तुम लोगों की, है ना? तो ये था हमारे पास कैपेसिटेंस चैप्टर। कुछ नहीं छोड़ा बेटे हमने इसमें, जितने भी डिफरेंट चीजें हो सकती, जितने भी डिफरेंट टाइप के सर्किट्स हो सकते हैं, सारे निपटाए हैं हमने। समझ आ रही है? इसके अलावा एक वर्क मैं तुम लोगों को दे रहा हूं, नोटबुक में मिलेंगे, कॉमन पोटेंशियल के क्वेश्चन आते हैं बेटे सीबीएसई एग्जाम में, उसका नाम होगा कॉमन पोटेंशियल। समझ आ रही है? वो कर लेना बेटे, वो मिलेंगे तुम्हारी खुद की ही नोटबुक से, ठीक है? होमवर्क है कॉमन पोटेंशियल क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स। कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, कॉन्सेप्ट नहीं कुछ भी सीखना हमने। आई होप चीजें समझ आई होंगी। मिलते हैं फिर किसी दिन।